अस्सलाम वालेकुम। कार्डियोवास्कुलर टिश्यू जो है वो हम स्टार्ट करने लगे थे। तो सबसे पहले तो ये पता कि कार्डियोवास्कुलर टिश्यू में क्या क्या स्ट्रक्चर रहता है। कार्डियो का मतलब क्या है कि हार्ट इसके अंदर होगा, और इसके अलावा वस्कुलर के अंदर क्या चीज़ आएगी, वस्कुलेचर जो है, जितनी भी वेसल्स हैं, वेसल्स के अंदर, वेसल्स हम किन्हें कहते हैं, वेसल्स में सारी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, आर्टरियोल्स, ये सारे जो हैं स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो जब ये हम बात कर रहे थे कि कोलेजन जो है, लास्ट लेक्चर में हमने बात की कि कोलेजन लॉस हो जाता है, वाटर का लॉस हो जाता है मैट्रिक्स से। इसके अलावा जो इलास्टिक फाइबर लॉस हो जाते हैं। तो जब ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो जो एक आर्टरी की वॉल है उसके अंदर जब ये चेंजेस आएंगे कि वाटर लॉस कर रहा है, उसके मैट्रिक्स से इलास्टिक फाइबर लॉस हो रहे हैं, तो वो स्टिफ हो जाएगी। जब स्टिफ हो जाएगी तो बीपी का इशू आएगा, बीपी इंक्रीज़ कर जाएगा, जिसको हम हाइपरटेंशन का नाम देते होते हैं। अब फर्दर इसमें क्या होगा कि जब स्टिफनेस इंक्रीज़ हो रही है, इसके अलावा एक और चेंजेस आएंगी। जैसे कि मैंने आपको स्टिफनेस का बताया, इसके अलावा एक और चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा कि जो एसए नोड है, आपको पता होगा कि एसए नोड और एवी नोड दोनों जो हैं बनते हैं, इनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होते हैं। अब ये जो एसए नोड के सेल्स होते हैं ये डिक्रीज़ कर जाते हैं जैसे एज इंक्रीज़ कर रही है। तो जब ये डिक्रीज़ कर रहे हैं एसए नोड, क्या है कि जो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो पूरा जो एक प्रोसेस है, जो इम्पल्सेस जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं आगे परकंजी फाइबर में। तो ये सारी, और फिर जो हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वेंट्रिकल्स। ये जो इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम है हार्ट का, जब वो ही प्रॉपरली, उसके सेल्स ही जो है उनका नंबर डिक्रीज़ कर गया है, कम हो गए हैं, तो इतने ज़्यादा इफ़िशेंटली हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये इस केस में क्या होगा, जब एक तो एसए नोड की एक्टिविटी या फिर एसए नोड के नंबर जो हैं, सेल के एसए नोड के अंदर जो सेल्स हैं उनके नंबर जब डिक्रीज़ कर रहे हैं, एक तो उस केस में, दूसरा स्टिफनेस इंक्रीज़ होने से हार्ट रेट जो मैक्सिमम एक पर्सन अचीव कर सकता होता है वो नहीं अचीव कर पाता, हार्ट रेट उसका कम हो जाता है। जब हार्ट रेट कम हो रहा है तो ऑब्वियसली VO2 मैक्सिमम जो है वो भी कम हो जाएगी। VO2 मैक्सिमम क्या होता है कि कितना आप की जो बॉडी है वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ कर रही है 1 मिनट के अंदर, यानी कि आप कहते हैं कि ऑक्सीजन पर केजी और पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर 1 केजी जो है वो कितना ऑक्सीजन यूज़ कर रहा है। ये होता है कि VO2 मैक्सिमम जो है वो भी कम हो जाती है, हार्ट रेट मैक्सिमम भी कम हो जाता है। अब रिलेशनशिप होता है, अगर तो मसल मास ज़्यादा है तो VO2 मैक्सिमम भी ज़्यादा होती है। अगर मसल मास कम हो गया VO2 मैक्सिमम भी कम हो जाती है। तो जैसे आपकी एज बढ़ती है, जैसे एक पेशेंट की, पर्सन की एज बढ़ती है, तो उसका मसल मास कम हो रहा है, सार्कोपेनिक स्टेज की तरफ जा रहा है, सार्कोपीनिया की तरफ जा रहा है, तो उस केस में VO2 मैक्सिमम भी जो है वो कम हो जाएगी। किस तरह से? VO2 मैक्सिमम में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है आपकी बॉडी कितनी यूज़ कर रही है। अब ऑक्सीजन जब अगर हम बात करते हैं, सेल के अंदर ऑक्सीजन जाती है और इसको वो यूटिलाइज़ करता है किसके लिए, ATP बनाने के लिए। तो जब ऑक्सीजन ही नहीं है, ATP ही, जब एक मसल मैस ही नहीं है मसल्स के अंदर ऑक्सीजन, फिर मसल मैस ही जब कम हो गया है, तो मसल मैस ही कम हो गया तो ऑक्सीजन भी फिर वो कम यूटिलाइज़ करेगा, तो इस वजह से ATP जो ATP है वो भी कम हो जाएगी। इस तरह से ये एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। अब आगे बात आती है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे वेट जो है वो गेन होता है। किस तरह से वेट गेन होता है कि अगर तो पर्सन जो है वो इनएक्टिव है, सीडेंट्री लाइफ जो है उसने लाइफस्टाइल रखा है, तो उस केस में वेट गेन हो जाता है, और वेट गेन फिर फर्दर प्रोमोट करता है इन सारे फैक्टर्स को कि हार्ट रेट वो रिड्यूस हो रहा होता है। और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अगर कोई पर्सन है, उसकी एज ज़्यादा है, तो हम उसको इतना कहते हैं कि आप ये काम ना करें ना करें, तो फर्दर उनको हम क्या करते हैं, इनएक्टिविटी की तरफ लेके जा रहे होते हैं। और अगर तो एक पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है तो उस केस में आपने एक तो उसका वैसे ही एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से उसका हार्ट रेट कम हो गया है। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं आपको ये पॉइंट बता रही हूँ कि हार्ट रेट उसका कम हो गया, और दूसरा आप उसको फर्दर जो है वो इनएक्टिव है। एक तो वैसे ही एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से उसका जो है कैपेसिटी वो कम हो रही है, हार्ट रेट मैक्सिमम उसका कम हो रहा है। दूसरा उसका इनएक्टिव रहने की वजह से हो रहा है क्योंकि वो बेड रिडन है। तो इस केस में आप
पर्सन को या पेशेंट को जो है एक्टिविटी उसके अकॉर्डिंग करवाएंगे, उसकी एक्सरसाइज उसके अकॉर्डिंग करवाएंगे, क्योंकि उसका जो है वो रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज़ कर जाएगा, उसकी सांस फूलना शुरू हो जाएगी। तो आपने इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू में रखना है। अब जैसे मैंने पहले बात बताई कि आर्टरी जो हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, लेस कंप्लाइंट हो जाती हैं, तो उस केस में बीपी का जो है इशू आता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है आर्टरीज़ की, एग्जांपल दे रही हूँ आपको आर्टरीज़ की, जैसे कि वैसे तो ओवरऑल वस्कुलेचर सिस्टम की बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो थिक हो जाती है। जब बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो जाएगी तो उस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जो अगर हम आर्टरी की बात करते हैं तो 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका, मीडिया, एडवेंटिशिया और इंटीमा। ये 3 लेयर होती हैं। इनके ऊपर जो है यानी कि जो इनकी जो बाहर एक लेयर होती है उसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कह रहे होते हैं, ये थिक कर देती है। जब बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो गई है तो ऑक्सीजन जो होती है वो ईजीली अंदर जो है नहीं जा पाती ल्यूमेन के अंदर। तो उस केस में क्या होगा कि हमने ये भी ये भी ध्यान में रखना है कि पेशेंट की बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो गई, जैसे कि एज बढ़ती है वैसे ही बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो जाती है। लेकिन जो अगर हम एथलीट की बात करें उनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक नहीं होती, वट एवर हिज एज, वट एवर। तो इस केस में क्या होता है, ये हमें ये पॉइंट हमें ये बताता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से जो है आपका एज रिलेटेड चेंजेस में जो है वो कम आ सकती हैं। अच्छा, आगे हम बात करें उसकी, तो अगर हम एक्टिविटी करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, तो उस केस में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हुई है वो थिन हो जाती है। आगे बात करते हैं एनेस्थीसिया की, कि अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है उसको या फिर पोस्ट ऑप है तो उस केस में उसको उन्होंने एनेस्थीसिया दिया होगा, उसकी जॉइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी हुई है, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है, या फिर कुछ भी कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, तो उस केस में उन्होंने उसको एनेस्थीसिया दिया होगा। तो जब एनेस्थीसिया किसी भी पर्सन को देते हैं तो उस केस में एनेस्थीसिया क्या करता है, अगर इनहेलेशन एनेस्थीसिया दिया है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को डिप्लीट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो अफेक्ट करता होता है, उनकी एक्टिविटी एक तो रिड्यूस कर, दूसरा वो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को भी इफेक्ट कर देता है। तो जब इस तरह कुछ भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली होती है सेल के अंदर, तो इस तरह कुछ भी होगा तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के काम क्या है, इसको हम पावर हाउस का भी नाम देते होते हैं। तो एटीपी जो है वो कम हो जाती हैं। जब एटीपी कम हो गई है तो जारी बात है इतनी कैपेसिटी नहीं होती मसल के अंदर कि वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके, एटीपी चाहिए होती है, नेसेसरी होती है। तो हमने ये ध्यान में रखना है कि हमने एनेस्थीसिक पेशेंट को या जिसको भी एनेस्थीसिया दिया है उसको हमने इतनी जो एक्टिविटी जो है वो कम करवानी है। वैसे तो रिसर्चेस के अकॉर्डिंग ये बाकी ये कि जो फिज़िकल थेरेपी मच मोर इफेक्टिव होती है आफ्टर 2 मंथ ऑफ सर्जरी। एक्सरसाइज पर अगर हम हेल्दी ओल्डर एडल्ट की बात करें तो एक्सरसाइज हमने उसको करवानी है, तो एक्सरसाइज करवाने के बाद उसका मैक्सिमम हार्ट रेट जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ होता है, तो एक्सरसाइज एक बेटर ऑप्शन है। नर्वस सिस्टम की बात करें, लेटेंसी रिस्पॉन्स है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप किसी को मैसेज करें, ठीक है, मैसेज करते हैं और उसके कितने टाइम के बाद आपको वो रिप्लाई करता है, ठीक है, ये जो अब यहाँ पे टाइम है इसको हम क्या कहते हैं, ये है लेटेंसी पीरियड। इसी तरह कि आप स्टिमुलस दे रहे हैं पर्सन को और उसके बाद वो कितने टाइम के बाद उसको परसीव कर रहा है, कितने टाइम के बाद रिएक्ट कर रहा है जो भी उसने करना है, तो ये जो है इसको हम कहते हैं लेटेंसी रिस्पॉन्स। जैसे ही एज बढ़ती है लेटेंसी रिस्पॉन्स जो है वो कम हो जाता है। तो हमने ये भी ध्यान में रखना है कि अगर पेशेंट जो है अगर उसकी एज ज़्यादा है तो उसका लेटेंसी रिस्पॉन्स कम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको एक्टिविटी करा रहे होते हैं। CNS PNS दोनों में चेंजेस होते हैं, सेंट्रल में और पेरिफेरल दोनों नर्वस सिस्टम में चेंजेस हो जाती हैं जो कि नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देती हैं विद एज, जैसे एज अब इंक्रीज हो जाती है। तो जब लेटेंसी जब स्टिमुलस जो है उसकी परसेप्शन जो है ब्रेन की, जो असल में यहाँ पे ये जो टाइम यहाँ पे ये जो लेटेंसी रिस्पॉन्स है ना, ये असल में क्या होता है कि ब्रेन की प्रोसेसिंग यहाँ पे चल रही होती है कि ब्रेन कितना जल्दी जो है वो प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्स जो है वो देता है। यहाँ पे क्या आएगा, स्टिमुलाई आएगा कि आप क्या स्टिमुलाई दे रहे हो, यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा।
तो ये फिर डिपेंड करता है कि अगर कोई ड्यूरिंग एक्टिविटी कोई हिंड्रेंस आ रही है तो उस केस में जब वो उसको कोप अप नहीं कर पाएगा तो उस केस में उसका जो है लेटेंसी रिस्पॉन्स जो है कम होने की वजह से उसको फॉल के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। रिएक्शन टाइम जो है वो एक मैंने जैसे कहा लेटेंसी रिस्पॉन्स कम हो जाता है एज के साथ, रिएक्शन टाइम एज के साथ बढ़ जाता है, मतलब कि ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है एक एक्शन को करने के लिए। हम कहते हैं उसको अगर कोई कमांड देते हैं पेशेंट को, पर्सन को, तो वो उतना जल्दी उसको परसीव करके रिएक्ट नहीं करता। रिएक्शन टाइम यानी कि वो जो टाइम होता है कि वो रिएक्ट करे, फ़ौरन से रिएक्ट करे, वो नहीं कर पाता। सेंट्रली एंड पेरिफेरली अगर हम बात करें चेंजेस आ रही, सेंट्रली जो है न्यूरॉन डीजनरेट करते हैं, नर्व जो हमारे पास न्यूरॉन ब्रेन के अंदर होते हैं वो इटसेल्फ डीजनरेट कर जाते हैं, डाई कर जाते हैं जैसे आपकी एज इंक्रीज़ करती हैं। इसी वजह से जो ब्रेन होता है वो श्रिंक कर जाता है उसके अंदर, स्कल के अंदर। पेरिफेरल की अगर हम बात करें तो पेरिफेरल में भी माइलन जो है उसकी स्लफिंग स्टार्ट हो जाएगी, माइलन शीथ जो है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी, उसका रिमूवल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसकी वजह से क्या होगा कि कंडक्शन स्पीड कम हो जाती है, और कंडक्शन स्पीड जब कम होगी तो आपका रिएक्शन टाइम भी कम हो जाएगा, लेटेंसी पीरियड भी कम हो जाएगा। इनर्वेशन डिक्लाइन, अब जैसे मैंने पहले बताया कि न्यूरोनल लॉस होता है तो एक्सोनल लॉस सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। तो अब एक्सोनल लॉस हो रहा है तो मसल जहाँ, जैसे ये हमारा मसल है, ये मसल है तो यहाँ पे क्या होता है, नर्व इसको इनर्वेट कर रही होती हैं, ये नर्व है इसको इनर्वेट कर रही हैं, पेरिफेरल नर्व है। तो ये अब जारी बात है एक्सोनल लॉस यहाँ पर हो रहा है तो इस केस में क्या होगा कि इनर्वेशन जो है वो कम हो जाएगी। जब इनर्वेशन कम हो रही है तो उस केस में इतना जल्दी जो है रिस्पॉन्स वो जनरेट नहीं कर पाएंगे, एक इफ़िशिएंट रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाएंगे वो। तो सेंसरी जब इनर्वेशन डिक्लाइन कर रही है, एक्सोनल लॉस हो रहा है, तो वट एवर एक्सोन जो होते हैं वो सेंसरी भी होते हैं। न्यूरॉन की अगर हम बात करें, नर्व सेंसरी भी होती हैं, मोटर भी होती हैं। तो ये जो है क्या करेगा, सेंसरी सिस्टम को भी डिक्लाइन करेगा, मोटर सिस्टम को भी डिक्लाइन करेगा। यिंग एंड जैन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यिन का मतलब, यिन हम कहते हैं ब्लैक को रिप्रेजेंट करता है, और यांग जो है वो वाइट को रिप्रेजेंट करता है। चाइनीज़ वर्ड है ये। अब ब्लैक को हम देखें तो ये एक नेगेटिव जो है एस्पेक्ट है या फिर एक नेगेटिव पॉइंट है, और वाइट को देखें तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। यानी क्या है कि जो PNS और पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब आप होते हैं यंगर, टीनेज, अडल्ट, तो उस केस में आपका पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों सिस्टम जो होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं, तो और वो अपना फंक्शन जो है प्रॉपरली परफॉर्म करते हैं। लेकिन यानी कि बैलेंस है दोनों में, वाइट और ब्लैक दोनों बराबर हैं, ठीक है, इक्वल है। लेकिन जब एज बढ़ती है तो ये जो है इनमें चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं। इसी वजह से बाउल एंड ब्लैडर की प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती हैं, कोई इतना ज़्यादा बियर नहीं कर पाता। तो ये सारे जो है ना सिंपैथेटिक सिस्टम जो कंट्रोल और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो कंट्रोल कर रहे हैं ऑर्गन्स को, उनका जो कंट्रोल होता है वो तो कम हो जाता है और दूसरा उनमें चेंजेस आती हैं। सोमैटिक सेंसरी इनपुट जो है वो चेंज हो जाती है। उस केस में वेग सिम्टम्स जो होते हैं वो सिम्टम्स होते हैं जो